जय हिंद मेरे यूट्यूबर दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और जो लोग लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जज का या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो लॉ के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मतलब जो कि हम लॉ करते हैं तो लॉ के अंदर ये एक एसेंशियल पार्ट है कि जो कि क्रिमिनोलॉजी होती है, जैसे अपराध से संबंधित जितने भी मामले आते हैं, चाहे वो एक सिविल का भी हो सकता है और ये मामला एक दीवानी का भी हो सकता है, जिसे माफ़ी चाहूँगा, फौजदारी भी बोलते हैं इसको। तो देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं क्रिमिनोलॉजी। जो इसको हिंदी में हम अपराध शास्त्र भी कहते हैं। अपराध शास्त्र की परिभाषा इस प्रकार है। अपराध एक ऐसा असामाजिक कार्य होता है जिसको राज्य द्वारा राज्य में प्रतिबंधित व अवैध माना जाता है, क्योंकि समाज के खिलाफ होता है, समाज में खतरनाक व हानिकारक माना जाता है। इसके उल्लंघन होने पर, दोषी पाए जाने पर सज़ा या जुर्माने का प्रावधान होता है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, धोखा, जालसाजी, षड्यंत्र। तो इसका मतलब ये है कि जो अपराध होता है वो समाज में और राज्य में, राज्य कोई भी हो सकता है, वो हरियाणा हो सकता है, पंजाब हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसमें कुछ अवैध और प्रतिबंधित कार्य माने जाते हैं, क्योंकि वो समाज के खिलाफ होते हैं और समाज के लिए खतरनाक होते हैं। यदि उनका कोई उल्लंघन करता है या दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा या फिर जुर्माना आदि दिया जाता है, क्योंकि जो कि एक अपराध में मेंशन होता है। तो अपराध शास्त्र को दूसरी भाषा में अगर समझा जाए तो अपराध शास्त्र वह समाज शास्त्रीय विधिक अध्ययन है। विधिक अध्ययन का मतलब क्या होता है? कानून की पढ़ाई। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, क्रिनो प्लस लोगोस, यानी कि क्रिमिनोलॉजीज बोलते हैं। वैसे ये एक तरह से एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक थोड़े से टफ होते हैं बोलने में। तो जो क्रिनो होता है, क्रिनो का मतलब होता है अपराध, और लॉजी का मतलब होता है कि कारण के अध्ययन करने का विज्ञान शास्त्र। मतलब जो कारण होते हैं, रीजन होते हैं, उनके बारे में जानने के लिए जो शास्त्र या तरीका अपनाया जाता है उसी को कहते हैं। यह एक ऐसी शाखा है जिसमें अपराधियों तथा अपराध के कारणों, प्रकारों और समाज पर उनके प्रभाव वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। मतलब इसमें अपराधी होते हैं जो अपराध क्यों करते हैं, क्या कारण होते हैं उसके, और अपराध कितने प्रकार के होते हैं और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके ऊपर विश्लेषण, मतलब उसके ऊपर एक रिसर्च किया जाता है, उसको एक जाना जाता है, उसको जानने की कोशिश की जाती है। यह अध्ययन इसलिए किया जाता है समाज से अपराध व अपराध करने वालों की जड़ें समाप्त की जा सकें, अर्थात समाज से अपराध बिल्कुल समाप्त हो सके। और सरल शब्दों में इसको, अपराध शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो अपराध, अपराधी, समाज और कानून के आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। तो इसमें कुछ प्रसिद्ध विचारक रहे हैं और उनकी परिभाषा रही है। वैसे देखा जाए कि अब जिसने जिस चीज़ के बारे में डिफ़ाइन किया हो या जिसने जिस चीज़ का आविष्कार किया, अगर उसका जिक्र ना हो तो वो थोड़ा सा एक अटपटा होता है। तो उसी प्रकार एक सुदरलैंड है हमारे। तो क्रिमिनोलॉजी जो बनाया गया था सब्जेक्ट, जो क्रिमिनोलॉजी के ऊपर रिसर्च की थी, तो सब उन्हीं की देन है। जैसे कहते हैं ना कि फादर ऑफ इन्वेंशन होता है, तो ऐसे ही उनको फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसको माना जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी इज़ द बॉडी ऑफ लैंग्वेज रिगार्डिंग क्राइम एज ए सोशल फिनोमिना। तो इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है कि अपराध शास्त्र अपराध के कारणों, प्रकार, रोकथाम और सामाजिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब आ जाता है हमारा अपराध शास्त्र का महत्व। जो अपराध शास्त्र है, भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसका कोई इम्पोर्टेंस भी होगी। तो ऐसी इसकी इम्पोर्टेंस है अपराध को कम करने के लिए। जो अपराध जो होते हैं उनको कैसे कम किया जाए, तो उस पर कार्य किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है अपराध की मानसिक स्थिति और विचार को
सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अपराधी की मानसिक स्थिति और विचार को पता लगाने के लिए जो अपराधी होता है उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, उसके अंदर कैसे ऐसे क्या विचार थे जो कि उसने उस अपराध को किया। फिर अपराध के कारणों का पता लगाया जाता है कि भाई अपराध के ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से उसने उसको किया। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कैसे आपराधिक कानूनों और अपराधों में सुधार किया जाए। मतलब जो कानूनी अपराध होते हैं उनमें हम कैसे सुधार करें और अपराध जो हो रहे हैं उनमें कैसे उनको सुधार किया जाए, उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। फिर अपराध ही विहीन समाज की स्थापना करना, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है हमारा। अब आ जाता है अपराध शास्त्र का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, उसका स्कोप, कि वो कहाँ तक, उसका दायरा कितना बड़ा है। तो विषय क्षेत्र कभी भी आए या स्कोप आए तो उसको आप समझिए उसका क्षेत्र, दायरा होता है ना, कि जब आप कहाँ तक जानते हो या आप कहाँ तक आप रहते हो, आपका जो आपको जानने वाले कितने लोग हैं। तो एक तरीके से विषय क्षेत्र भी उसी को भी हम उस तरीके से काउंट करते हैं। अपराध शास्त्र का मुख्य विषय क्षेत्र निम्नलिखित है कि पहला है अपराध का कारण, यानी कि कॉजन ऑफ क्राइम। यह अध्ययन करता है कि समाज में अपराध क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक। मतलब कि सामाजिक क्या होता है कि कुछ समाज की वजह से कुछ ऐसा कोई सर्कमटेंसेस तो नहीं बने जो किसी समाज से नाराज़ होकर वो अपराध कर रहा है। मानसिक, मानसिक मतलब क्या होता है कि उसके मन के अंदर कुछ ऐसे विचार तो नहीं है। पारिवारिक मतलब होता है कि वो घर से परेशान होके, या फिर आर्थिक, आर्थिक मतलब पैसे की तंगी से, भाई पैसे नहीं थे तो इसलिए वो चोर लुटेरा जो भी है वो बन गया बेचारा। फिर दूसरा पॉइंट आता है अपराध की परिभाषा और वर्गीकरण। जो अपराध होता है उसकी परिभाषा क्या है और कितने भागों में उसको बांटा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं ये अपराध। तो यह बताता है कि अपराध को किस तरह परिभाषित किया जाता है। तो उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं, जैसे अपराधिकता, संगठित अपराध, जैविक अपराध। तो संगठित अपराध क्या होता है, संगठित का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर उस अपराध को कर रहे हैं। और एक होता है कि एक बेचारा अकेला बंदा कर रहा है उसको, और एक होता है कि उसकी मानसिक स्थिति है, वो अपराधी है इरादतन। तो ये क्या दिखा दिया हमने उसको कि भैया ये जो इसका अपराध की परिभाषा दे दी। पहले हम कारण देखते हैं कि भाई अपराध जो हुआ है वो किस कैटेगरी का है। तो जो उस कैटेगरी का होता है उसी को हम उसमें परिभाषित कर देते हैं। जैसे 2 या 2 से लोग अधिक करेंगे तो उसको हम संगठित कहेंगे, और सिंगल करेगा तो ये वो अकेले किया उसने। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है अपराधी और समाज। तो अपराधियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और अपराधी का समाज में किस प्रकार से स्थान होता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अपराधियों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई अपराधियों का समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अपराधी है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, या कोई आपने देखा होगा कि कोई चोर डकैत है तो वो कोई पॉलिटिशियन बन जाता है। कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो तो अपराध ही उसके दिमाग में था, तो वो पॉलिटिशियन बन के भी वो अपराध ही करेगा। या फिर उसको कहीं सुधारने की कोशिश करते हैं और इरादतन है तो वो नहीं सुधरेगा, वो अपराध ही करेगा। तो समाज पे क्या फ़र्क पड़ता है, समाज में क्या होता है, समाज में डर बैठता है, भय बैठता है। अब कोई जैसे एक शब्द होता है हमारे में कि चोर बदमाश होते हैं जैसे, या इसको हम थोड़ा, मेरे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं बताऊँ आपको, थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे को उस समय। बड़ा कॉमन सा शब्द होता है कि जो अपराध जो करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा एक कंसोडियन होती है कई लोगों की, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई मर्डर करता है, ठीक है, और कोई किसी को मर्डर करता है या कोई किसी का चोरी करता है, डकैती करता है, अपहरण करता है, तो उससे क्या डर का माहौल रहता है। तो साम लोग डर डर के रहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये मार देगा या मेरे को किडनैप कर लेगा, तो वो क्या, उस समाज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो मतलब वो समाज के लिए घातक है। तो चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा अपराध नियंत्रण, यानी क्राइम कंट्रोल। तो इसमें अपराध रोकने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपराध होते हैं तो उसको रोकने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, हम वो कैसे अपराध को रोक सकते हैं। जैसे पुलिस हो गई, पुलिस का काम क्या है कि उसको अरेस्ट करना, फिर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना। अदालतें क्या होती हैं, उसके बारे में पुलिस से जानकारी लेगी और उसके जो अपराध किया है अगर यदि वो प्रूफ हो जाता है तो उसको सज़ा दे देगी, और अन्यथा नहीं तो उसको बरी कर देगी।
और समाज के कुछ अन्य सुरक्षा तंत्र भी होते हैं, जैसे आपने देखा ट्रिब्यूनल वगैरह होते हैं, तो वो भी एक तरह का अपराध रोकने का काम करते हैं, वो स्पेशल मैटर देखती हैं। तो 5वां पॉइंट होता है हमारा अपराध और दंड, यानी क्राइम एंड पनिशमेंट। तो अपराधियों को सज़ा देने के तरीकों और उनके कानूनी परिणामों का अध्ययन, मतलब कि अपराधियों को सज़ा किस किस तरीके से दी जा सकती है। भाई वो एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मतलब उसको एक आजीवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं, मतलब एक आजीवन जेल भी होती है। तो हो सकता है उसको मृत्युदंड भी दिया जाए, पर मृत्युदंड बहुत एक एक्सेप्शनल केस में दिया जाता है, क्योंकि लगभग मोस्टली देशों के अंदर मृत्युदंड बंद किया जा चुका है। तो कोई एक्सेप्शनल केस होता है, बहुत बड़ा केस होता है, तो तब उसको मृत्युदंड दिया जाता है। फिर कुछ सुधार के कुछ तरीके भी अपनाए जाते हैं कि भाई उसको दंड ही तो देना है, तो दंड के साथ साथ हमें सुधारना भी है उसके अंदर, तो कुछ सुधार प्रणाली भी इसके अंदर अपनाई जाती है। 6वां पॉइंट आ जाता है हमारा इसके अंदर अपराध और मनोविज्ञान, यानी कि क्राइम एंड साइकोलॉजी। तो अपराधियों के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को समझने की कोशिश की जाती है। होता क्या है कि जब अपराधी होता है तो उसकी मेंटलिटी कंडीशन क्या है, कि पागल तो नहीं है वो, कोई पागल है, या फिर वो कुछ दिमाग के अंदर उसके कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से वो बन गया था, या फिर हो सकता है वो अंडर ट्रीटमेंट हो, तो जिसकी वजह से वो कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहा हो क्या सही है क्या गलत है। फिर उसका व्यवहार भी समझा जाता है, फिर उसी के आधार पर उसको सज़ा या फिर उसको सुधार किया जाता है उसका। तो जैसे इसका एग्जांपल है कि अपराध के कारणों को जानना। अब अगला आ जाता है हमारा जो अपराध शास्त्र विधि और आपराधिक विधि में अंतर क्या है। तो वैसे तो जनरल देखा जाए जो अपराध शास्त्र होता है हमारा, वो अपराध क्यों होता है, अपराध जो शास्त्र जो पूछता है कि अपराध क्यों होता है, वो आपराधिक नीति तय करती है अपराध को कैसे रोका जाए। अब हम दोनों का अंतर बताएंगे आपको। अपराध शास्त्र और आपराधिक नीति, जो इसका जो पहला होता है कि उसका जो बेस और तत्व मतलब एलिमेंट, तो ये एक अपराध शास्त्र है, जो कि आपराधिक नीति है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो, जब भी क्वेश्चन आता है तो आप ये भी लिख सकते हो आप इसके अंदर। अब आ जाती है डेफिनेशन। तो जो अपराध शास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक मतलब एक सोशल साइंस है, जो अपराध, अपराधियों और अपराध के कारणों का अध्ययन करता है। मतलब जो अपराधी होते हैं, ठीक है, उन पे करेगा ये रिसर्च, जो अपराध कौन सा किया है उसके ऊपर करेगा, तो अपराध के कारण क्या थे। अब आ जाता है आपराधिक नीति। तो यह सिद्धांतों उपायों का समूह है। सिद्धांत क्या होता है, कुछ टर्मोलॉजीज़ होती हैं और कुछ टर्मोलॉजीज़ होती हैं, कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रिकॉशंस को हम उपाय भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या करता है, समाज में अपराध को रोकने और उनको नियंत्रित बनाए रखने का काम करता है। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा, तीसरा पॉइंट आता है मुख्य उद्देश्य। तो अपराध के कारणों को समझना, उसका विश्लेषण करना अपराध शास्त्र का काम है। जो कि आपराधिक नीति का काम क्या होता है हमारा, कि अपराध को कम करने के लिए रणनीतियाँ और योजनाएं बनाना है, मतलब कि उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाना और प्लानिंग बनाना। तो रणनीति को ध्यान रखना स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है, और योजनाओं को क्या बोलते हैं हम, प्लानिंग। तो अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि आपका 4th पॉइंट, प्रकृति मीन्स नेचर। तो अपराध शास्त्र शोध आधारित, विश्लेषणात्मक और अकादमिक होता है। मतलब अपराध शास्त्र होता है जो वो रिसर्च पर बेस होता है, वो रिसर्च करता है और फिर उसका विश्लेषण करता है। विश्लेषण का क्या होता है, मतलब कि एनालाइज करना, कि भैया उसने देखा तो उसने एनालाइज करके एक तथ्य पे आया, मतलब उसका एक डिसीजन था कि भैया ये चीज़ ये थी। भाई हमने पूरा रिसर्च करा, एनालाइज करके ये चीज़ निकल के आई है, इसका मतलब रिजल्ट। तो एनालाइज का मतलब क्या होता है, रिजल्ट भी बोलते हैं एक तरह से। अब आ जाता है आपराधिक नीति इसी के साथ। तो व्यवहारिक नीति निर्धारण से जुड़ी हुई और प्रशासनिक। तो ये व्यवहारिक नीति क्या होती है, व्यवहार मतलब क्या होता है, आदमी का बिहेवियर। और नीति निर्धारण मतलब क्या होता है, कि पॉलिसी जो डिटरमाइंड करते हैं, जो ये उससे जुड़ा होता है और प्रशासन से जुड़ा होता है, जो आपराधिक नीति होती है ना हमारा। अब आ जाता है केंद्र बिंदु का मतलब क्या होता है, कि सेंटर पॉइंट और सेंटर आइडिया।
तो अपराध शास्त्र का जो व्यवहार है वो मानसिकता, सामाजिक और प्रभाव और कारण है। मतलब अपराधी का जो व्यवहार होता है उसकी मानसिक और सामाजिक प्रभाव को देखा जाता है, उसका कि मानसिक स्थिति क्या है और सामाजिक स्थिति क्या है। और आपराधिक नीति समाज की सुरक्षा, अपराध की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है। जो भी आपराधिक नीति होती है समाज की सुरक्षा करता है, पहली बात, जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, न्याय प्रशासन हो गया हमारा। और अपराध की रोकथाम करता है कि भाई अपराध को पहले रोका कैसे जाए। फिर उसके बाद कानून व्यवस्था बनाई जाती है कि ताकि दोबारा से कोई इस तरीके का कोई अपराध ना हो और सब चीज़ वेल मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा आपका फिफ्थ पॉइंट। उदाहरण देता हूँ उसका, उदाहरण तो एग्जांपल भी आप दे सकते हो, तो ये थोड़ा सा एक आपके पॉइंट बढ़ा देता है, नंबर्स बढ़ा देता है थोड़ा सा, अगर आप लिख दोगे इसके अंदर। तो किसी विशेष क्षेत्र में बढ़ते अपराधों के पीछे सामाजिक मानसिक कारणों का अध्ययन करना। तो जो अपराध शास्त्र होता है, विशेष क्षेत्र क्या होते हैं? विशेष क्षेत्र होते हैं जैसे आपने देखा कि साइबर क्राइम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें उनके ऊपर एनालाइज किया जाता है कि वो इसके पीछे सामाजिक प्रभाव क्या था, मानसिक कारण क्या था। तो कुछ लोग होते हैं उनके मन में क्या था, ऐसा उनके क्या मन में चल रहा था, और समाज का ऐसा कोई फैक्टर था जिसकी वजह से इस विशेष क्षेत्र, मतलब कि साइबर क्राइम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि मर्डर होते तो मर्डर होते चले जाते, कई बार क्या किडनैपिंग होती है, वो क्या एक विशेष क्षेत्र होता है। ठीक है, आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो अब इसका दूसरा पॉइंट हमारा आपराधिक नीति। हम एक डिफरेंट दोनों के बीच में हम डिफाइन कर रहे हैं, तो अब आ जाता है आपराधिक नीति। तो आपराधिक नीति होती है वो अपराध रोकने के लिए पुलिस सुधार, कठोर कानून और पुनर्वास योजनाएं आदि बनाना होता है। तो जो क्रिमिनल पॉलिसी बोलते हैं इसको हम, तो इसका काम क्या होता है कि अपराध रोकने के लिए पुलिस सुधार, मतलब कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था बनाई जाती है सुधारने के लिए, चाहे वो उनको जेल में डाले, चाहे वो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले ले, कुछ भी, चाहे वो सख्ती से कराएं। और फिर कुछ प्लानिंग भी होती है उनके, मतलब जो जिन्होंने अपराध कर दिया है वो सुधरना चाहते हैं तो उनको पुनर्वास योजनाएं उनके लिए चालू की जाती है, ताकि उन लोगों को उनका जो मेंटली जो बिहेवियर है उस तरीके से सुधारा जाए कि वो अपराध से घृणा हो जाए कि भाई अपराध तो गलत है, हमें कोई अच्छा इंसान बनना, हमें चीज़ें सीखनी है और हमें आगे कुछ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 6 पॉइंट होता है हमारा आधार, मतलब बेस, जो समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान आदि से प्रेरित होता है। मनोविज्ञान मतलब होता है साइकोलॉजी और सोशलॉजी, और जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। मतलब जितने भी जीव जंतु होते हैं या जितने भी लोग होते हैं तो उनके जैसे जीव तो हम भी होते, सभी को काउंट किया जाता है, तो ये उनसे प्रेरित होता है। और जबकि आपराधिक नीति, अपराध शास्त्र, सांख्यिकी। तो अपराध शास्त्र क्या होता है हमारा? क्रिमिनोलॉजी, सामाजिक आवश्यकता और कानून से प्रेरित होता है कि समाज क्या चाहता है। समाज चाहता है कि न्याय व्यवस्था बनी रहे और उनको न्याय मिले और हर काम तरीके से हो और उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये होता है इसका। आई होप आप सभी को क्रिमिनोलॉजी का जो मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक बताया, सबको अच्छा लगा होगा और काफ़ी आसानी से समझ में भी आया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे तरीके से और इजी वे में, जैसा कि मेरे इस चैनल का मोटो है लॉ कॉन्सेप्ट दोस्त, मतलब एक ऐसा दोस्त जो कि लॉ के कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी मैनर में आपको समझा सके। और दोस्तों आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि जो मेरा ये चैनल है इसमें लॉ के साथ साथ जो हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक का मतलब क्या होता है, जो समाज के अंदर चल रहे हैं, जैसे पुरुषों के विरुद्ध और महिलाओं के विरुद्ध जो कानून है और संविधान क्या है और संसद को क्या पावर है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जनरल टॉपिक, जो कि हर किसी को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वो भी मैं आपको डिफ़ाइन करता रहूँगा। और थोड़ा सा वीडियो बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, रिसर्च करना होता है और उस चीज़ के बारे में एनालाइज़ करना होता है कि उस तरीक़ों को कैसे डिफ़ाइन किया जाए, ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी, ऐसा थंब रूल निकाला जाए जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझाई जा सके। तो मैं अपना पूरा 100% देने का कोशिश करता हूँ, 100 क्या, मैं 110% देने का कोशिश करता हूँ कि ताकि वो सभी को समझ में आ सके।
तो ये मेरा मोटो यही है कि जो मेरे लॉ कॉन्सेप्ट चैनल से जो जुड़े हुए हैं तो उनको लॉ के बारे में एक अच्छी जानकारी हो, अच्छी नॉलेज हो, कि ऐसा ना हो कि जैसे होता है कि हम और भी चैनल होते हैं, मैं किसी के बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा, अगर किसी को गलत लगता है तो माफ़ी चाहूँगा उससे। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है, जो आपके फ़ोन में क्या मतलब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो, मतलब आपको भी एक प्राउड फील हो कि हाँ मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई कंटेंट है, तो किसी ने जो कंटेंट डाला है बड़ा सोच के डाला, हमारे बेनिफिशियल है। और इसी अ, उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और मैं इसी टॉपिक के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।